तो साथियों, मैं पीसी यादव आप सभी को अपनी एकेडमी प्लेटफॉर्म पर अभिनंदन करता हूं। आज हम पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विषय के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में क्या बेसिक अंतर होता है, इस बिंदु पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इन तीनों में हम गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, इसका उसमें जोड़ देते हैं, उसका उसमें जोड़ देते हैं। तो आज हम इस जो गंभीर समस्या है तो उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। तो आप इसको जब वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि इन तीनों में क्या अंतर होता है। तो यहाँ हमने तीनों को 3 भाग में डिवाइड कर दिया है: राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो अंतर देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है? ये सरकार द्वारा पूर्णतया नियंत्रित होता है। राष्ट्रीय उद्यान कैसे होते हैं? सरकार द्वारा पूर्णतया नियंत्रित होते हैं। जबकि वन्य जीव अभयारण्य निजी कार्य की अनुमति है, यानी यहाँ क्या है, निजी कार्य की अनुमति है। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण परंतु बाह्य क्षेत्र में निजी कार्य की अनुमति है। अगर इस सेंटेंस पे जाएं तो आप ये समझेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान सरकार द्वारा पूर्णतया नियंत्रित है, यानी जो राष्ट्रीय उद्यान होंगे वो सरकार के अंडर में होंगे, सरकार का पूर्ण नियंत्रण इस पर रहेगा। किसी बाहरी और शक्ति का मतलब इसमें हस्तक्षेप नहीं रहेगा। इसका नियंत्रण कौन करेगा? सरकार करेगी। जैसा कि हम जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना राज्य सरकार करती है। निजी कार्य की अनुमति, यहाँ बताने का तात्पर्य है कि ये भी सरकार के द्वारा नियंत्रित तो किया जाता है, लेकिन निजी कार्य की अनुमति है। कुछ ऐसा कार्य जो पर्सनल है उसको किया जा सकता है। कहाँ? वन्य जीव अभयारण्य में। और जबकि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण तो रहता है, लेकिन बाह्य क्षेत्र में निजी कार्य की अनुमति है। जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ये सरकारी नियंत्रण में तो रहता है, लेकिन जो उसका बाहरी क्षेत्र है वहां निजी कार्य की अनुमति दी गई है, अंदर रही है। इसका मतलब यह है कि बाह्य क्षेत्र में अनुमति तो है निजी कार्य करने की, पर उसके अंदर नहीं है, और लेकिन सरकारी नियंत्रण में है। तो यहां आप तीनों में अंतर समझिए। जहां राष्ट्रीय उद्यान पूर्णतया नियंत्रित है, जैव मंडल आरक्षित नियंत्रित तो है सरकार के द्वारा, लेकिन बाहरी क्षेत्र में निजी कार्य की अनुमति है, और यहां निजी कार्य की अनुमति है, यानी वन्य जीव अभयारण्य में कहीं भी निजी कार्य किया जा सकता है। बिंदु नंबर 2 अगर देखें तो विशेष शरण स्थलीय क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों को समान संरक्षण। ये कैसा क्षेत्र होगा? विशेष शरण स्थली, यानी होता यह है कि किसी विशेष क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में बदल दिया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर दिया जाता है। तो उस विशेष क्षेत्र में जो शरण लिए हैं जितने भी जीव हैं उनको समान रूप से संरक्षण दिया जाएगा। या स्पेशली किसी जीव जंतु की बात नहीं है, यानी उस क्षेत्र विशेष में, विशेष शरण स्थलीय क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों को समान संरक्षण दिया जाएगा। कहाँ दिया जाएगा? राष्ट्रीय उद्यान में दिया जाएगा। और यहाँ क्या है? वन्य जीव अभयारण्य में ये विशिष्ट प्रजाति आधारित क्षेत्र है, यानी यहाँ जो है जो जीव होंगे वो विशिष्ट होंगे, स्पेशल जीव होंगे, और उन पर आधारित ये वन्य जीव अभयारण्य होगा। कुछ वन्य जीव अभयारण्य कुछ विशेष जीवों पर आधारित होते हैं और उनसे उनकी पहचान होती है। आगे हम देखते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में ये संपूर्ण स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, यानी जो संपूर्ण क्षेत्र होगा जैव मंडल का, संपूर्ण स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, यानी जो संपूर्ण क्षेत्र होगा पारिस्थितिकी तंत्र का, उसका संरक्षण किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में किया जाएगा। अगर बिंदु नंबर 3 देखिए तो सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर रोक है। जो ये बिंदु नंबर 3 है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ देखेंगे सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर रोक है। कहाँ रोक है? राष्ट्रीय उद्यान में। यहाँ से प्रश्न आता है कि विकल्प दे देगा राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इनमें से किस जगह सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर पूर्णतया रोक लगा दी गई है? तो वो क्षेत्र होता है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान में सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर रोक है। और यहाँ क्या है? वाणिज्यिक गतिविधियों पर, यानी वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति है। यहाँ
वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति है। आप कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जो वाणिज्यिक क्षेत्र में आते हैं, आप उसको कर सकते हैं। यहां मानवीय गतिविधियों पर पूर्ण रोक नहीं है। कहां? वन्य जीव अभयारण्य में कुछ सीमित दायरे में मानवीय गतिविधि की जा सकती है। जब मानवीय गतिविधि होगी तो तभी तो वाणिज्यिक गतिविधि होगी। तो ये तो रही बात है वन्यजीव अभयारण्य की। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की अगर बात करें तो बफर जोन में वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति परंतु कोर में निषेध है। ये क्या है? ये बफर क्षेत्र, कोर क्षेत्र और ये इसमें जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में 3 भाग होते हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में 3 भागों में होते हैं, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। यह 3 भागों में डिवाइड होता है। जो ये कोर क्षेत्र होता है और बफर क्षेत्र होता है, इसमें बफर जोन में वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति तो है लेकिन परंतु कोर में निषेध है। ये जो कोर क्षेत्र है, कोर क्या है? ये यहाँ निषेध है, यहाँ पर कोई गतिविधि नहीं की जा सकती। जब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का अलग हम वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम बताएंगे कि कौन बफर क्षेत्र होता है, कौन कोर क्षेत्र होता है, कहाँ किस प्रकार की अनुमति है आदि विस्तृत चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो पॉइंट नंबर 3 अगर देखें तो मानवीय गतिविधियों की संपूर्ण रोक कहाँ लगी है? राष्ट्रीय उद्यान में लगी है। और वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति कहाँ है? वन्यजीव अभयारण्य में है। और बफर जोन में वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति है पर कोर क्षेत्र में नहीं है। कहाँ? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में। अगर बिंदु नंबर 4 पे जाएं तो इसका सीमा निर्धारण प्रशासनिक व विधिक प्रक्रिया द्वारा होता है। यानी कहाँ तक राष्ट्रीय उद्यान होगा, उसकी सीमा कहाँ तक होगी, मतलब उससे संबंधित जो प्रशासनिक व विधिक प्रक्रिया होगी वो एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा उसको बनाया जाएगा। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि इसका सीमा निर्धारण प्रशासनिक व विधिक प्रक्रिया द्वारा होता है। जो राष्ट्रीय उद्यान बनेगा उसकी जो सीमा होगी वो कैसी होगी? वो प्रशासनिक व विधिक प्रक्रिया द्वारा होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आदेश जारी कर दिया जाएगा, इसके लिए बाकायदा कानून बनाया जाएगा, उससे संबंधित बिल पास होगा कि फला क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में बनाया जा रहा है और इसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक है आदि का वर्णन रहेगा। इसमें देखें इसका सीमा निर्धारण स्पष्ट नहीं है। किसका? वन्य जीव अभयारण्य का सीमा निर्धारण स्पष्ट नहीं है और राष्ट्रीय उद्यान का स्पष्ट है। वहां प्रशासनिक व विधिक प्रक्रिया द्वारा सीमा निर्धारित की जाएगी। और यहां देखिए इसकी सीमा का निर्धारण प्रशासनिक व विधिक प्रक्रिया द्वारा होगी। तो इस बिंदु से यह समझ में आता है कि जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों का जो सीमा निर्धारण होगा वो प्रशासनिक और विधिक प्रक्रिया द्वारा होगा और वन्य जीव अभयारण्य का सीमा निर्धारण स्पष्ट नहीं है। बिंदु नंबर 5 अगर देखें तो पर्यटन की अनुमति है। यहाँ पर्यटन की अनुमति है, यहाँ पर्यटन पर प्रतिबंध है। ध्यान देंगे, पर्यटन पर प्रतिबंध कहाँ लगाया जाता है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में कि राष्ट्रीय उद्यान में या वन्यजीव अभयारण्य में। तो पर्यटन की जो अनुमति है वो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में नहीं है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में पर्यटन की अनुमति नहीं है, लेकिन वन्यजीव अभयारण्य में, राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन की अनुमति है। बिंदु नंबर 6 देखें, वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंधन, वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंधन, वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंधन। यानी यहां पर तीनों में समानता है। वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंधन तीनों का होगा। किसका? राष्ट्रीय उद्यान का, वन्यजीव अभयारण्य का और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का। तो हमने जो प्रयास किया है छोटे से वीडियो में राष्ट्रीय उद्यान की, वन्यजीव अभयारण्य की और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की क्या अपनी अलग अलग पहचान होती है, तीनों में क्या अंतर होता है, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। आपका प्यार, आपका स्नेह बना रहे। इसी के साथ ही ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगली बार एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।